हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपके साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी से रिलेटेड। और ये मैंने कुछ परीक्षा बंधन का है और कुछ ये घटना चक्र का है। इसे सॉल्व कर लेते हैं आप लोग ऑनलाइन जल्दी स्पीड में। एक बार नजर डालिएगा जैसे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखेंगे। चैप्टर जो फर्स्ट है सेक्शन फर्स्ट से लेकर के 35B तक उन्होंने डिफाइन किया हुआ। ये घटना चक्र की कॉपी है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। केवल ये पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वेबसाइट का से इसका कोई लेना देना नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई। फर्स्ट ए में प्रथम जनवरी 1908 और बी में बात की गई 1 अप्रैल 1908 की और सी 31 दिसंबर 1908 की और नेक्स्ट है इसमें डी 1 जनवरी 1909 की। ये बिहार सीजे 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखेंगे हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। ये संपूर्ण भारत पर। बी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। सी अनुसूचित क्षेत्रों एवं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर और डी समस्त भारत में जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र के सिवाय। देखो डी यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है ना, समस्त भारत में जम्मू कश्मीर नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र के सिवा की जो बात की गई थी, यहाँ जम्मू कश्मीर ये रिपीट कर दिया गया है। अब न्यू ऑप्शन में आपको जम्मू कश्मीर नहीं दिखेगा। तो वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर इसका डी सही है, लेकिन रियल में अब ये संपूर्ण भारत पर होगा। इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट उस पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक बार नजर डालें। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी महान्यायवादी द्वारा, डी संसद द्वारा। डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालती है। बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 उच्चतम न्यायालय में अपीलों को प्रस्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में हस्तक्षेप नहीं करती है। सी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विशेष विधि को जो अप्रवृत्त है को परिसीमित करती है। डी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में नहीं है। सभी को आंसर देना है। चलिए इसका आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डाली। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की गई सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल 158 धाराएं तथा 52 आदेश हैं और 158 सेक्शन और 51 आदेश और सी में 167 सेक्शन और 52 आदेश और 161 सेक्शन है इसमें और 51 आदेश हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। और कोई ठीक, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपको गलत आंसर सर्च करना है। सन 1859 से पहले कोई समान सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं थी। बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1 जनवरी 1909 को लागू हुई। सी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का पूर्व व्यापी प्रभाव है। डी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पहली अनुसूची में 51 आदेश है। इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 7 पर एक बार नजर डालिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। ए सारवान विधि, बी प्रक्रियात्मक विधि, सी सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि का सम्मिश्रण है और डी निर्देशात्मक विधि है। डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया के उपबंध ए रिट याचिकाओं में अभिनिर्दिष्टता लागू होते हैं।
बी विनिर्दिष्टता रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते, सी रिट याचिकाओं में हमेशा लागू होते हैं, डी रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं। डी देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है? ए दीवानी मामलों में, बी राजस्व मामलों में, सी सेवा संबंधित मामलों में, डी भूमि विधि या स्थानीय विधि के मामलों में। यहाँ पर सी राइट आंसर है आपका, सेवा संबंधी मामलों में। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है? यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया, सेवा संबंधित मामलों में। क्वेश्चन नंबर 10 पर एक बार नजर डालेंगे। यह बताएं कि कौन सा आदेश न्यायालय की डिक्री नहीं है? ए आदेश जो वाद पर रोक का निर्देश है, बी आदेश जिससे वाद को प्रतिप्रेषित कर नए सिरे से निपटाने को कहा गया है, सी आदेश जिसमें उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया है, डी आदेश जिससे वाद पत्र को नामंजूर किया गया है। इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 11 पर यहाँ कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ था। नंबर 1 1 अप्रैल 2002 को, बी 1 जून 2002 को, सी 1 जुलाई 2002 को, डी 6 जून 2002 को। यहाँ पर सी राइट आंसर है, 1 जुलाई 2002। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 के सुझाव पर बनाए गए थे। इनमें से कमेटी का आपको नाम बताना। ए संथानम कमेटी, बी मलिमत कमेटी, सी ठक्कर कमेटी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बिहार सीजे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी बिल्कुल राइट आंसर। ये मलिमत कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन पर 99 और 2002 का संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, सुझाव दिए गए थे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 2002 की वैधता को जायज ठहराया गया? तो ए दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, बी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सी सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, और डी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये देखो वही वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया 2015 से लेकर के 18 में। सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे कौन सा है? ये सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ इसका आंसर है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा गया कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 2002 की वैधता को जायज ठहराया गया? आंसर है इसका सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत व्यापक परिवर्तन किस उद्देश्य के साथ है? ए सिविल न्यायालयों को अधिक शक्ति देना, बी सिविल न्यायालयों की शक्ति को कम करना, और सी है मुकदमे के निपटान में देरी से कटौती, डी प्रावधानों को कठोर बनाना। इसमें सी राइट आंसर है, मुकदमे के निपटान में देरी से कटौती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर एक बार नजर डालें। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। इसकी नंबर ए धारा 2(1) में, बी धारा 2(2) में, सी धारा 2(a) में, और डी धारा 2(b) में। कौन से? डी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक डिक्री हो सकती है प्रारंभिक, बी अंतिम, सी पहले प्रारंभिक फिर अंतिम, डी प्रारंभिक या अंतिम कोई भी। एमपीसीजे 2005 और 6 में, और राजस्थान जेएलओ 2014 में। डी देखो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए।
यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, डिक्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश सम्मिलित है। बी, गार्नेसी वह व्यक्ति है जो डिक्रीदार को ऋण का भुगतान करने या उसे किसी चल संपत्ति का प्रदान करने के दायित्व के अधीन होता है। ये शब्द यूज किया गया गार्नेसी का, ध्यान रखना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से कथन सही कथन चुनिए। केवल ए, केवल बी और सी में फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी में ना तो 1 ना ही 2। इनमें देखें ये यूपीसीजे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा। इसमें ए आंसर सही है, केवल ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। एक विभाजन के बाद में निम्न में से कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है। केवल प्रारंभिक डिग्री, बी केवल मध्यवर्ती डिग्री, सी अंतिम डिग्री और डी ए एवं सी दोनों। डी इसमें राइट आंसर है, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्न में प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जाती है। ए विभाजन के बाद में, बी विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के बाद में, सी प्रोबंध की सहायता चाहने के बाद में और डी मोचन की सहायता चाहने के बाद में। इसमें देखें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। और कोई? इसमें बी आंसर सही है, विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर एक बार नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ कहा कि प्रारंभिक बिक्री की जा सकती है। ए बंटवारे के लिए बाद में, बी कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ के बाद में, सी साझेदारों के बाद में, डी उपयुक्त सभी में। डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्रारंभिक बिक्री, ऑप्शन इसमें ए बी सी डी है, किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा करती है परंतु बाद का पूर्णतया निष्पादन नहीं करती। ये ए ऑप्शन है। बी पर नजर डालें। पक्षकारों के अधिकारों जिन्हें अंतिम बिक्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णित किया जाना है उनके निर्धारण की एक व्यवस्था है। सी में उपरोक्त दोनों, डी में ना ए और ना बी। सी बी को राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक पर नजर डालिए। डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है। ए न्यायालय का अंतिम निर्णय, बी न्यायालय का अंतिम आदेश, सी निर्णय का प्रथम पैराग्राफ, डी में निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार की जाए। इसमें बी आंसर सही है आपका, न्यायालय का अंतिम आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। Which of the following is not an essential element of the decree? डिक्री का इसमें कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। ए में a formal expression of adjudication, B conclusive determination of the right of the parties, and C an adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. B में the adjudication must have been given in a suit. यूपीएचएस 2016 में इसका क्वेश्चन पूछा गया। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर एक बार नजर डालेंगे तो कहा गया कि निम्न में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। आंसर तो याद है, नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में बाद पत्र का नामंजूर किया जाना, बी धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी पिटीशन का अवधारण करना, सी व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश और डी उपयुक्त कोई नहीं। इसमें सी राइट आंसर है, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ कहा गया कि रेस जुडिकेटा ऑफ प्लेंट इज अ, रेस जुडिकेटा आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ए ऑप्शन है डिक्री, बी ऑर्डर, सी बोथ ए एंड डी में नाइदर ए नॉर बी। यूपीएचएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ए आंसर सही है, डिक्री। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिजेक्शन ऑफ अ प्लांट इज अ, अगर प्लांट को रिजेक्ट किया गया हो, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ए ऑप्शन डिक्री मानी जाएगी, बी ऑर्डर माना जाएगा, सी ए एंड बी दोनों, या डी नाइदर ए नॉर बी। डिक्री में आपने डेफिनेशन जो 2.2 में दी गई थी उसमें आपने पढ़ा हुआ है, जिसके संबंध में एक बार ध्यान दीजिए। धारा 2.2 के अनुसार डिक्री के अंतर्गत यह समझा जाएगा कि बात पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के प्रश्न का अवधारण आता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पर एक बार नजर डालेंगे। निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति डिक्री का एक भाग नहीं है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2.2 के तहत परिभाषित किया गया। ए सिविल कोर्ट द्वारा अधिनिर्णय, बी अधिकारों का न्याय निर्णय निर्धारण, सी गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश, और डी एक अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। सी राइट आंसर है, गलती के लिए बर्खास्तगी का कोई भी आदेश धारा 2.2 के तहत परिभाषित किया गया, डिक्री का भाग नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 27। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा निर्णय डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऐसा विनिश्चय जो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित विवादग्रस्त विषयों में से कुछ विषयों को अंतिम रूप से निर्णित करता है। बी वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना, सी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण, डी व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना। डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक डिक्री कौन सी नहीं है। ए एक अभियोग की अस्वीकृति, बी अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश, सी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी भी सवाल का निर्धारण, निर्णायक अधिनिर्णय जो मुकदमे में विवाद में सभी या किन्हीं मामलों के संबंध में, डी पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है। देखो कितनी जगह क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बी राइट आंसर है, अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक नजर डालो। यहाँ कहा गया है सीपीसी की धारा 2 के अंतर्गत कौन सा निर्णय डिक्री नहीं है। ए अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन की बर्खास्तगी, बी भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का अवार्ड, सी उपशमन का आदेश, डी धारा 92 के तहत एक योजना को संशोधित करने का आदेश। झारखंड सीजे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। डी को राइट आंसर है, भूमि अधिग्रहण मामले के न्यायाधिकरण का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2.5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है। क्या क्या है। ए एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है। दूसरा एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ। सी भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि का उपयोजन में लागू कर रहा है, और डी उपयुक्त में से सभी। डी को राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए।
डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। डिक्री धारक प्रत्यय की यह परिभाषा वर्णित है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2.2 में, डी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2.3 में, और नेक्स्ट सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2.4 में, और डी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में, 2D में या 2 में। डी यहाँ पर राइट आंसर है। डिक्री धारक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 32, निर्णय का अर्थ है, यहाँ पे एक नजर डालेंगे। निर्णय का अर्थ है नंबर ए अज्ञप्ति का भाग, बी न्यायाधीशों द्वारा अज्ञप्ति आदेश के आधारों पर किए गए कथन, सी अधिकारों का विनिश्चय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे न्यायाधीशों द्वारा अज्ञप्ति आदेश के आधारों पर किए गए कथन क्या नहीं है, ये निर्णय का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ बात की गई है व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसमें विधिक प्रतिनिधि को समझाया गया है। ए धारा 211, धारा 213 एंड सी में 210 में, और डी में 212 में। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। अंतकालीन लाभ के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है कौन कौन से। क्वेश्चन नेगेटिव है, तो ध्यान देना। लाभ जो संपत्ति का सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त होता है। बी लाभ जो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति मामूली तत्परता से प्राप्त करता है और सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए लाभों पर ब्याज, और डी सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 35 पर सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में अंतकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। ए धारा 2.4, बी धारा 2.8, सी धारा 2.12, डी धारा 2.14। ये देखो यहाँ कितने जगह पूछा गया है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ पर यहाँ कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुनिश्चित नहीं है। ए धारा 2.5 विदेशी न्यायालय, बी 2.6 विदेशी निर्णय, सी 2.11 विधिक प्रतिनिधि, और डी 2.10 में अंतकालीन लाभ। इनमें से यदि कौन सा है जो समझ नहीं। इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका 2.10 अंतकालीन लाभ सही सुनिश्चित नहीं है, नेगेटिव है, मीन्स गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कोर्ट की धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। ए में धारा 3, बी में धारा 4, सी में धारा 5, डी में धारा 6। डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर एक बार नजर डालिए। इसमें यहाँ बात की गई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 216 में प्रयुक्त विहित शब्दावली से विपरीत है। क्या है। ए न्यायालय द्वारा विहित, बी समाज द्वारा विहित, सी नियमों द्वारा विहित, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 39 पर देखिए नजर डालेंगे। यहाँ पे दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी आदेश को परिभाषित करती है। ए धारा 2.2, बी में धारा 2.9, सी में धारा 2.14, डी में धारा 2.15। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को परिभाषित किया गया है धारा 2.7 में, बी में धारा 2.15 में, सी में 2.17 में, डी में 2.11 में। डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2.17 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोक अधिकारी नहीं है। ए
एक न्यायाधीश, बी ग्राम पंचायत का सरपंच, सी एक व्यक्ति जो सेवा में है और सरकार से वेतन पाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बार नजर डालेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें ग्राम पंचायत का सरपंच की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 42 पर अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं तो यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित लोक अधिकारी नहीं है, ए हर न्यायाधीश, बी अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य, सी हर अधिकारी जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, डी मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवा में नहीं है। डी बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 43। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 निम्नलिखित कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? ए धारा 2(9), बी धारा 9, सी धारा 15, डी में परिभाषित नहीं है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि धारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? ए केवल उच्च न्यायालय के, बी केवल जिला न्यायालय के, सी ना तो ए और ना बी, और डी में ए एवं बी दोनों। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखें, लघुवाद न्यायालय किस न्यायालय के अधीनस्थ है? ए केवल उच्च न्यायालय के, बी केवल जिला न्यायालय के, सी उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय दोनों के, और डी राजस्व न्यायालय के। सी बिल्कुल राइट आंसर है, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय दोनों के। क्वेश्चन नंबर 46 पर एक बार नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से अशुल्क कौन है? ए राजस्व न्यायालय धारा 5, बी प्रांतीय न्यायालय धारा 7, और सी न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 9, और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय धारा 8। इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 9। क्वेश्चन नंबर 47 पर एक बार नजर डालो। यहाँ क्या कह रहे हैं? न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है। ए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अंतर्गत, बी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के अंतर्गत, सी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के अंतर्गत, डी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 3 के अंतर्गत। ये देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। यहाँ पर कहा गया है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। मतलब सबसे पहले देखें, सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकंड ये, इन दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट करना है। तो यहाँ पर नजर डालेंगे। नंबर 1 कैविएट दाखिल करने का अधिकार, बी प्रत्यास्थापन का अधिकार, और लास्ट में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, और डी में दीवानी स्वीकृति के बाद। ए बी सी डी यहाँ पे 1 2 3 4 ये दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन सबको कोरिलेट करके आंसर नीचे दिए गए ABCD, इनमें से आप इनको मैच कर सकते हैं। और देखिए अब आगे में से और कोई? ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा आंसर दिखाना चाहूँगा, एक बार नजर डालिए जल्दी से। कैविएट दाखिल करने का अधिकार धारा 148A में, प्रत्यास्थापन 144 में, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां हैं 151 में, और दीवानी प्रकृति के बाद है सेक्शन 9 में। क्वेश्चन नंबर 49 पर एक बार नजर डालिए। सिविल न्यायालय की अधिकारिता कौन अभिनिर्धारित करता है? ए वादी का विवेचन, बी प्रतिवादी का विवेचन, सी न्यायालय स्वयं, और डी साक्षी द्वारा किया गया कथन। यहाँ सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, स्वयं न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 50 पर अगर हम लोग नजर डालते हैं यहाँ पे, एक सेकंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 पर एक बार नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का विवाद रखता है
और उसे यह अधिकार है कि वह वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वाद का संज्ञान ए अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है, बी विवक्षित रूप से वर्जित है, सी अभिव्यक्त एवं विवक्षित रूप से वर्जित है और डी इनमें से कोई नहीं। ये एमपीसीजे 2016 और यूपीसीजे 2003 में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही है, अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कथन ए और कारण आर, ये जनरली ऐसे क्वेश्चन यूजीसी में पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम्स में। इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद होता है। देखिए ध्यान दीजिए, सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होती है। सिविल वाद का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से वर्जित होना चाहिए, कारण ये आर है। अब इसमें आंसर पर थोड़ा सा एक बार नजर डालेंगे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन में है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक का सही स्पष्टीकरण है। बी में देखें, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सत्य है किंतु आर गलत है और डी में ए गलत है किंतु आर सत्य है। सी देखो राइट आंसर है आपका, ए सत्य है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालो। यहाँ कहा गया सिविल प्रकृति संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान किया गया है। ए धारा 8, बी धारा 9 और यहाँ पर सी में धारा 10 और डी में धारा 11। इसमें देखिए कोई आंसर, बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बात सिविल प्रकार का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बात सिविल प्रकार का नहीं है। ए किसी निर्वाचन को अवैध घोषित करने का बाद, बी पूजा के अधिकार से संबंधित बात, सी जाति के इस नियम का पालन करने के लिए बात की जब किसी की लड़की की शादी हो तो वह जाति को कोई राशि दे, डी विशेष संतोष के अधिकारों से संबंधित बात। ये 2-3 जगह पूछा गया। सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ये सिविल प्रकार का बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 पर एक बार नजर डालेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का बात नहीं है। ए सेवा अभिलेख में जन्म तिथि सुधार के लिए बात, बी पूजा करने के अधिकार की घोषणा के लिए बात, सी पद से केवल गरिमा बचाने के लिए बात और डी धार्मिक पद के लिए बात। इनमें से देखें कौन सा है। ये एमपीसीजे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पर एक बार नजर डालिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। तो ए सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध बात, बी वेतन के बकाया के लिए लाए जाने वाला बात, सी मृतक को दफनाए जाने के अधिकार संबंधी बात, डी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए बात। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार हम नजर डालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 पर यहाँ ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। ए पूजा से संबंधित अधिकारों के लिए बात, बी केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्गत करने वाला बात, सी भाटक के लिए बात और डी वंशागत पद के अधिकारों वाला बात। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का नहीं है। कौन सा बात सिविल प्रकृति का नहीं है। पूजा का अधिकार, बी विवाह विच्छेद के लिए बात, सी मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित बात और डी है भाटक के लिए बात। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 पर यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रकृति का बात नहीं है। ए संपत्ति संबंधी बात, बी विवाह से संबंधित बात, सी जाति से निष्कासन संबंधी बात और डी है विशिष्ट संतोष संबंधित बात। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इससे संबंधित है तो ये सिविल प्रकृति का बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 59 पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है। ए मंदिर के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार और बी
जुलूस निकालने का अधिकार, सी मंदिर में पूजा करने का अधिकार, डी इनमें से सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रकृति का बाध नहीं है। ए, एक बात जिसमें संपत्ति संबंधी अधिकार प्रतिपादित है। बी, एक बात जिसमें किसी पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित है। सी, एक जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्य को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत बात। डी, जाति के सदस्य को जाति से निष्कासित करने पर उसके द्वारा प्रस्तुत बात। सी, इसमें सी आंसर सही है। एक जातीय भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्य को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत बात है, तो ये सिविल प्रकृति का बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन दीवानी प्रकृति का बात नहीं है। नंबर ए, पूजा के अधिकार संबंधी बात। बी, भागीदारी से संबंधित बात। सी, कॉमन लॉ राइट से संबंधित बात। डी, राजनीतिक परिप्रश्नों से संबंधित बात। इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि निम्न में से कौन सा बात सिविल प्रकृति का नहीं है। ए, आनुवंशिक पद के अधिकार के लिए बात। बी, फ्रेंचाइज यानी कि आम चुनाव में नागरिक का वोट डालने का विशेष अधिकार के लिए बात। सी, स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति हेतु बात। डी, पूजा के अधिकार हेतु बात। इसमें सी आंसर सही है आपका। स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की प्राप्ति हेतु बात ये सिविल प्रकृति का बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 पर एक बार नजर डालेंगे। निम्नलिखित में कौन सिविल प्रकृति का बाध है। देखें जल्दी से। ए में मात्र गरिमा या सम्मान को कायम रखने के लिए बाध। बी, लेखा के लिए बाध। सी, स्पष्ट रूप से कुछ अधिनियम द्वारा वर्जित बात। डी, राजनीतिक सवालों से संबंधित बात। तो देखे जल्दी से इसमें डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। डी, सॉरी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे डी राइट आंसर है, लेखा के लिए बाध। क्लियर है गाइस। चलिए तो आज यहाँ पर 63 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इनको नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देंगे। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।